और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, गृह मंत्री पहले पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जो एक रवायत है, जो एक परंपरा है, गुलाब का फूल देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए, दरअसल बुके कल्चर को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में खत्म किया है, काफी हद तक खत्म किया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है, बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। दिल्ली में किस तरीके से 3 दशकों के सूखे को खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली की सियासत में बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कभी कर नहीं पाई। एक बार उन्होंने सरकार बनाई तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री उनको बदलने पड़े थे। कांग्रेस दिल्ली में मजबूत रही, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की जमीन को आम आदमी पार्टी खा चुकी है। लेकिन क्या 10 सालों के दौरान जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, क्या उसका एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को जीवन दान देगी या बीजेपी के सूखे को खत्म करेगी? सवाल गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में जंग का मैदान तैयार हो चुका है। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी से 2-2 हाथ करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी 26 साल का सूखा खत्म करने के लिए ग्राउंड पर जुटी तो कांग्रेस भी 10 साल बाद वापसी के ख्वाब संजो रही है। दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन जनता को रिझाने के लिए वादे पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे हैं, वादों का क्या? इसको सियासी पार्टियां भी जानती है और जनता भी बखूबी समझती है। शायद इसीलिए पर्दे के पीछे वोटर्स तक पहुंचने की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाता है और बीजेपी 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मंथन कर रही है। पोस्टर वार से लेकर जमीन पर भी नेता घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बम्पर जीत से बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी की जीत में अहम रोल अदा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली में भी मोदी मैजिक चलेगा और क्या दिल्ली की चुनावी चौसर में बीजेपी को आपदा में अवसर मिलेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। जाट आरक्षण अरविंद केजरीवाल जी का चुनावी जुमला है। अब इनको ये औकात बता के रहनी है। तो दिल्ली की चौसर में या कहें कि दिल्ली की शतरंज में क्या सबने अपनी पहली चाल चल दी है और उस चाल का असर क्या रहे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत नरेंद्र कटारा जी आपके साथ। बीजेपी में दिल्ली के अंदर ज्यादा स्कोप कभी चुनाव में रहा नहीं। महज एक बार सरकार बनाई और उस वक्त भी 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। क्या वाकई में आपको लगता है कि जो जमीन कभी बीजेपी की नहीं थी, इस बार वहां पूरे समीकरण बन रहे हैं बीजेपी के लिए, और क्यों? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना मानती है और हम 2 थे, 2 से लेकर आज कहां पहुंच गए आप सब देख रहे हैं। इसलिए पूरे देश की जमीन को अपना मानते हैं और हर जगह हम प्रयास करते हैं कि हम जनता की सेवा कर पाएं। और दिल्ली में हमारा यही प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल एकजुटता के साथ जनता की सेवा करने का ध्येय ले चुके हैं और इस ठग गठबंधन से, इस ठग पॉलिसियों से जिसने आपदा लाने का काम दिल्ली में किया है, दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, वहां के युवाओं का भविष्य अंधकार में दिया है, वहां की व्यवस्था को बिगाड़ा है, गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। ऐसी केजरीवाल सरकार को, आपदा को भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी और कल्याणकारी सरकार दिल्ली में आने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगामी समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। ठग वाली योजनाएं कौन कौन सी? ठग वाली योजनाएं उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आप देखो, उस एक बार पिक्चर को याद करो।
जब अन्ना हजारे के साथ जो केजरीवाल बैठे थे, आज के केजरीवाल को जब जनता देखती है तो एक बार के लिए रुक जाती है कि ये वही केजरीवाल है जिसने हमसे क्या वादे किए थे। उसके बाद चुनाव में आए तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, दिल्ली को मैं क्या से क्या बना दूंगा, और अपने ही उनका खुश उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, ठीक है, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। कौन सा ऐसा वादा है जो उन्होंने खुद के साथ नहीं लाया? ऐसा दोगला आदमी दिल्ली का क्या विकास करेगा? इसके साथ ही आप देखिए इस ठग गठबंधन को कि ये देश में तो चुनाव में अलग लड़ता है और जब प्रदेश की बात आती है तो अलग अलग लगते हैं, पूरे देश में मोदी जी के सामने एक होकर लगते हैं। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली में पानी की व्यवस्था की बात की थी, इन्होंने रोडों की बात की थी, इन्होंने शिक्षा की बात की थी, इन्होंने रोजगार की बात की थी, इन्होंने क्या कुछ किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल जनता को बहकाया और शीश महल में रह के इन्होंने अय्याशी का जीवन जिया, दारू का धंधा इन्होंने किया। जी भाई नरेंद्र कटारा जी, शिक्षा को लेकर जो केंद्र सर्वे करता है तमाम राज्यों में, उसमें दिल्ली कौन से पायदान पर है? मैं कह रहा हूं कौन से पायदान पर है? जो सर्वे करता है दिल्ली कौन से पायदान पे? आप बेरोजगारी में बेरोजगारी में दिल्ली कौन से पायदान पर है? जी बिल्कुल ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ दिल्ली में जिससे कहा जा सके वो राजधानी टॉप पे होनी चाहिए। वो राजधानी टॉप पे होनी चाहिए, लेकिन वो टॉप पे नहीं है। उन्होंने टॉप पर कौन है? टॉप पे होनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है ना, ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया कि दिल्ली को मॉडल बनना चाहिए, पूरा देश दिल्ली को देखे, पूरा देश दिल्ली की तरफ जाके कि दिल्ली में कैसा रहा, ऐसा पूरा प्रदेश करे, जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वहां हम उसको मॉडल। मैं यही कह रहा हूं, देखो क्या होता है आंकड़ों में, बाकी मॉडल के रूप में दिल्ली को देश नहीं देख रहा, मॉडल के रूप में दिल्ली को देश नहीं देख रहा। दिल्ली को देखकर देश को आज एक विचार करना पड़ता है कि हमारी दिल्ली का हो क्या रहा है। दो पर सियासत होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन सेंटर के ही आंकड़े हैं कुछ। जी मैं ये कह रहा हूं पूरा देश दिल्ली में रोजगार के लिए जाता है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी में कहां है दिल्ली? कहां है बेरोजगारी में? बेरोजगारी में देखिए ना कितनी झुग्गी झोपड़ियां क्या है। अरे सर दिल्ली बेरोजगारी में कहां है? सेंटर आंकड़ों में कितनी झुग्गी झोपड़ियां देखिए ना दिल्ली में क्या है, वो सब आदमी अपना जीवन ही नहीं जा पा रहा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, क्या बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का मिलेगा कि एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की भी वही पकड़ है, उसी वोट बैंक पर कांग्रेस की भी पकड़ है, उसी वोट बैंक पर ममता बनर्जी हो या समाजवादी पार्टी हो उनकी भी पकड़ है। क्या यहां बीजेपी को फायदा यह होगा कि जो एक साथ लड़ते तो बीजेपी के लिए जमीन मुश्किल होती, लेकिन क्योंकि सब छिटक गए हैं, वोट बैंक अगर छिटक गया तो वहां से बीजेपी को एज मिलेगा? बिल्कुल विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई एडवांटेज है तो वो वोटों के छिटक जाने का ही एडवांटेज है, और इसके लिए बीजेपी ने बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ में व्यवस्था की है कि आम आदमी पार्टी के वोटों को छितराया जाए, तोड़ा जाए और बिखेरा जाए। इसी का एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में एक सुनिश्चित वोट बैंक है जो कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वो हर चुनाव में करता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने जिस तरह की ताकत की आवश्यकता है वो केवल वोटों का डिवीजन है, बाकी कोई भी ऐसा, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को जब आपने सवाल किया कि भाई एजुकेशन में टॉप में किस पर कौन है, तो ये बता नहीं पाए, इनको पता नहीं है कि टॉप के ऊपर दिल्ली ही है। तो निश्चित रूप से जो मुद्दे, अहम मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं, उन पर आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। पहले 2 या 3 चुनाव में सारी पार्टियां देख चुकी हैं, सारा मतलब ये भी निकाल सकते हैं देश देख चुका है। आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज की सारी सीमाओं को पार कर दिया है, वहां उनको काउंटर नहीं किया जा सकता। हाँ निश्चित, इसीलिए विजेंद्र देखिए कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उन चीजों को हटा करके शीश महल या राजमहल के मुद्दे पे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल पे जो क्राइटेरिया है एजुकेशन, हेल्थ और इस पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है मोदी जी के पास। लेकिन जो इसलिए वो डाइवर्ट करेंगे, और निश्चित रूप से ये भी विजेंद्र तय है कि आम आदमी पार्टी के इमेज को नुकसान पहुंचा है, भले ही परसेप्शन का हो, भले ही फैक्ट्स का ना हो, लेकिन परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि पूर्वांचल के वोटर्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं सर दिल्ली में, और जो पोस्टर लहराए गए कि भाई पूर्वांचल से माफी मांगो, क्या इससे वोटर छिटकता हुआ नजर आ सकता है? देवेंद्र जी, आपने मुझसे पूछा। बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए ये खतरा जो है चारों तरफ है और इसीलिए आप देख रहे हैं पूर्वांचल का मुद्दा उठाया जा रहा है तो कहीं जाटों का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब जो बिखरे हुए वोट्स हैं उनको समेटने की कोशिश हो रही है और ये खतरा जो है आम आदमी पार्टी को भी नजर आता है। इसलिए स्पेसिफिक इस बार दिल्ली की लड़ाई महिला या जाट या बीजेपी के उत्तरांचल मोदी के खिलाफ के फोकस किया जा आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, किसके खिलाफ? विजेंद्र जी, आपका प्रश्न है वो बेहद तार्किक और बेहतरीन है कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शीश महल की चर्चा हो, चाहे राजमहल की चर्चा हो, चाहे गंगा की चर्चा हो, चाहे यमुना की चर्चा हो, कोई गंगा का बेटा बनता है, कोई यमुना का बेटा बनता है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करता है तो कोई शराब बॉन्ड की बात करता है। आखिर दिल्ली की जनता कहाँ है? दिल्ली की जनता के मुद्दे कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली की तमाम जो विधानसभा क्षेत्रों में जाके जब संवाद किया, जब चर्चा की, तो दिल्ली आज अपने आप को ठगावासा महसूस करती है। क्योंकि दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद लगातार दिए, लेकिन उसी जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद में लोकसभा में 70 सीटों पे भाजपा आगे रहती है, फिर वहां पे अलग हो जाता है। आखिर दिल्ली की जनता, जिस दिल्ली ने अपनी गति पकड़ी थी, जिस दिल्ली ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, वो दिल्ली कहीं आग की लपटों में जलती हुई नजर आती है तो कहीं एक दूसरे पे छींटाकशी में नजर आती है। आज दिल्ली की जनता अपने मुद्दों को देख रही है और वो मुद्दों की चर्चा कांग्रेस पार्टी वहां पे कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली की जनता अपनी सांसें लेना चाहती है। आखिर जो सांसों पे जो कहर लगा है वो तो हर कोई चाहेगा कि सांस उसकी ठीक हो। उस सांस को कैसे ठीक किया जा सकता है? जिस यमुना की सफाई की बात थी वो कैसे हो सकती है? दिल्ली के अंदर आप और हम जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के। आज दिल्ली देश की राजधानी बनने के साथ साथ में अपराध की राजधानी बन गया है। 2 उदाहरण छोटे से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जहां पे प्रति लाख पूरे देश के अंदर अपराध का रेशियो 258 है, वहीं पे दिल्ली में 1424 है। पूरे देश के अंदर जहां पे महिलाओं पे अत्याचार 66 है, वहां दिल्ली के अंदर 144 है। आखिर इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई से जनता को क्या मिलेगा? घोषणाएं की जा चुकी है कांग्रेस की तरफ से। मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली है, दिल्ली पे जो आपने चर्चा की, शिक्षा की चर्चा की, स्वास्थ्य की चर्चा की, देखिए हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने 25 लाख का जो स्वास्थ्य मॉडल जो राजस्थान की जनता को दिया था, वो राजस्थान का मॉडल हम वहां पे लागू करेंगे। दूसरी क्या हुई? दूसरा हमने कहा कि जो प्यारी दीदी योजना है हमारी, उसके तहत प्रति है महिला को जो है 2500 रुपए हम देंगे। ठीक है। और तीसरी अभी हुई नहीं है? नहीं, लगातार जो चीजें हैं वो रखी जा रही हैं, लगातार जो मुद्दे हैं वो रखे जा रहे हैं। मुद्दों को गिना रहे हैं यहाँ पर, वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। पहली घोषणा ये नहीं है कि हम यमुना को साफ कर देंगे, पहली घोषणा ये भी नहीं है कि वहां हम सीवरेज को साफ कर देंगे। जिस फ्री बीज के साथ आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है, उसी फ्री बीज में आप 200-500 रुपए बढ़ाकर ही घोषणा कर रहे हैं सर। मैं बता देता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप भी अघोषित तौर पर वोटों को खरीद ही रहे हैं कि भाई हम आपको ये दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। यही तो समस्या है सर। जवाब दे दूं? ठीक है, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गर्वित खंडेलवाल जुड़ गए हैं। गर्वित, जरा बताइए भाई, कितनी बार यमुना का पानी हाथ में लेकर कस्में खाई गई कि बस एक बार और फिर देखिए चमका दूंगा, बस एक बार और फिर देखिए चमका दूंगा। क्या इस बार फिर से वही हाथ में यमुना का पानी होगा और कहेंगे बस एक बार फिर देखिए मैं चमका दूंगा? भैया कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ मुमकिन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। गर्वित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ूंगा। देवेंद्र शास्त्री जी, भाई आम आदमी पार्टी के साथ भी तो दिक्कत है ना, फ्री बीज आदमी को संतुष्टि देते हैं, यह सच्चाई है। क्योंकि दिल्ली में अगर किसी गरीब परिवार के 5 से 6 हजार रुपए बच रहे होंगे तो उसे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, वो अपनी जेब की तरफ देखता है। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है ना सर, उससे आगे आदमी देखेगा ना, बाहर निकलेगा तो सड़कों का हाल क्या है, घर के अंदर हवा का हाल क्या है, थोड़ा और दूर चला तो यमुना का हाल क्या है, वहां पर किस तरीके से ट्रैफिक जाम है, ये भी तो आम आदमी देखेगा या नहीं देखेगा? बिल्कुल विजेंद्र, ये बात तो सच है कि देखिए फ्री बीज से प्रशासन नहीं चलता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो संवैधानिक कर्तव्य है सरकारों का, सरकार क्या लूट खसोट मचाने के लिए, सरकार पब्लिक की सुविधाएं डेवलप करने के लिए होती हैं।
और अगर उस तरह की सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो ये उसका दायित्व है, ये फ्री भी नहीं है। जिसमें एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर उसमें इन्वेस्ट कोई सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि ये उसका संवैधानिक दायित्व है। अगर वो पूरा नहीं करती है, अगर वो उसमें फेल करती है, तो ऐसी पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विजेंद्र, जो आप जो सवाल उठा रहे हो, बाकी देना, ये दायित्व है, ये नहीं कि उसको आत्मनिर्भर कर दे और वो खुद। विजेंद्र, वही मैं कह रहा हूं कि जैसे महिलाओं को पैसे अकाउंट में डालना, ये भी आम आदमी पार्टी ने ही दूसरी पार्टियों को सिखाया, और मैं समझता हूं कि ये बेसिकली घूस है किसी भी वोटर को ये कहने के लिए चुनाव से पहले कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमको वोट दीजिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि ये जो पार्टियां चुनाव से पहले महिलाओं को पैसा उनके अकाउंट में डालने की बात कर रही है, इस पे एक्शन होना चाहिए और सब पार्टियों के खिलाफ होना चाहिए। ठीक, आप ये कह रहे हैं डीबीटी को लेकर एक कानून होना चाहिए कि ये योजना किस तरीके से लागू होगी, चुनाव में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे नहीं। लेकिन अब वापस मुद्दे पर लौटता हूं सर। बीजेपी की बैठक शुरू हो गई, प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं, वो इसको बहुत गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं दिल्ली को। कांग्रेस में इस तरीके की बैठक अभी हुई नहीं है। क्या इसमें भी आपको लगता है कि कांग्रेस इस इलेक्शन के अंदर इंटरनली ये मान रही है कि हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है और इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है? देवेंद्र जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की इनहेरेंट वीकनेस है जो कि रिफ्लेक्ट करती है। कांग्रेस ईमानदारी से दिल्ली में फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के नॉमिनेशंस उनकी तरफ से आए हैं, जिस तरह की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे उनकी इच्छा शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन जो ताकत कमजोर है, जो प्लानिंग कमजोर है, और जो लगभग सभी स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है, वही कमजोरी जो है दिल्ली में अभी तक दिखाई दे रही है, वो दूर करने में कांग्रेस सफल नहीं हुई है। लेकिन क्या मैं इसको कांग्रेस का सही पर्सपेक्टिव इस दिशा में मानूं कि भाई आम आदमी पार्टी लीजिए, टीएमसी लीजिए, एनसीपी लीजिए, सपा लीजिए या आरजेडी लीजिए और कोई और पार्टी लीजिए, इनमें से मुख्यतः वो पार्टियां हैं क्षेत्रीय जो कभी कांग्रेस का मूड हुआ करती थी, अब चाहे वो अपेक्षा की वजह से निकली या महत्वाकांक्षा की वजह से। क्या कांग्रेस इस वक्त फुल फ्लैश्ड दिल्ली में चुनाव लड़कर यह बताना चाहती है कि बहुत हो गया, हमने वॉक ओवर दिया, अब हम अपनी जमीन को वापस लेने को तैयार है, क्योंकि वोटर एक ही है और जो वोटर बाकी पार्टियों का वही कांग्रेस का वोटर है? नहीं, लेकिन विजेंद्र, ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली का जो वोटर है और जो लोअर तबके का वोटर है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शेयर करते हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस से कटा हुआ है और अभी तक उसके वापस लौटने के बहुत साफ साफ संकेत नहीं है, और इसलिए आपको वो कमजोरी दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई दिखाई दे रही है। ठीक है, आरसी चौधरी जी, क्या इस रणनीति पर काम हो रहा है कि भाई बहुत हो गया, हम अपनी जमीन पर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी में और हम क्षेत्रीय पार्टी भी हैं राज्यों के अंदर? क्या उस रणनीति के साथ अगर हार गए तो कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी को मैक्सिमम डैमेज किया जाए, क्योंकि बीजेपी को खतरा क्षेत्रीय आधार पर, कांग्रेस को खतरा क्षेत्रीय आधार पर बीजेपी से नहीं, उन पार्टियों से जो वहां की बाकी क्षेत्रीय पार्टियां? विजेंद्र, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अपना एक एनालिसिस होता है, आपका एक राजनीतिक विश्लेषण हो सकता है कि राजनीतिक दलों की किस हिसाब से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष के तौर पे दिल्ली की सड़कों पे और दिल्ली की जनता के मुद्दों को मुखर करती हुई नजर आई। आपने ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो 2 घोषणाएं की हैं वो रेवड़ियां हैं। ये जो रेवड़ी का जो प्रचलन है वो प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी जनसभा में कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने फिर क्या कहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हम एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब जीवन जी रहे हैं, वैश्विक दुनिया की हम जब बात करते हैं, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात पूरी दुनिया के अंदर होती है। ये पहला मुल्क और देश होगा जब आप अपनी स्वास्थ्य की बीमा और सुरक्षा लेते हैं, जिसका पैसा आप पे करते हैं, उस पे केंद्र की सरकार 18% जीएसटी लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि जब यूनिवर्सल हेल्थ मिलता है, स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति मिलती है, तो देश को प्रगति और गति मिलती है। क्योंकि जब निष्पक्ष और निर्भीक होता है और स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होता है, तो बहुत से रेस्पेक्ट्स के अंदर सरकार के जो रेवेन्यूज हैं वो बचते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत निश्चित रूप से कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन आज तो दिल्ली की बात है। मैं ये कह रहा हूं, मैं विजेंद्र जी, कौन सी जगह पे क्या समझ पे आई? पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगह पे लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन सरकार तो नहीं मिली।
दिल्ली की जनता सूझबूझ के साथ में और मुद्दों के साथ में जाना चाहती है। आपने कहा यमुना कहाँ है, वहां पे एयर क्वालिटी कहाँ है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली में अगर सीएनजी बस कोई सबसे पहले लेके आया तो कांग्रेस पार्टी थी। आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो अगर किसी का विजन है तो वो कांग्रेस और शीला दीक्षित और यूपीए की सरकार का विजन है। आप जानते हैं कि अगर जनता के मुद्दों पे कोई राजनीतिक दल चर्चा करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। छींटा किसी से दूर और जनता की आवाज को सुनने की काम कांग्रेस पार्टी करती है, मन की बात नहीं करती। 5 बड़ी घोषणाएं बताइए जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और जो दिल्ली के सेंट्रिक है। विजेंद्र जी, हमारी सबसे बड़ी घोषणाएं ये हैं, आप बिल्कुल क्लियर कट, कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है और राज्यों का मॉडल जो बन रहा है, जैसे आपने कहा खुली हवा चाहिए, सड़कें चाहिए, ठीक है ना, ऐसी चीजों का आप राजस्थान मॉडल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसी चीजों को देखकर दिल्ली वाले चाहते हैं कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है, दिल्ली में भी विकास की गंगा बहे, और यही हमारा मॉडल है कि हम सशक्त भारत के साथ सशक्त दिल्ली चाहते हैं और मोदी जी के विकास के मॉडल पर मैं क्या कह रहा हूं, आपदा को हम बिगाड़ेंगे और वहां पे दिल्ली में 2 मिनट आपने अलग से ले लिए, मोटी मोटी 5 घोषणाएं बता दीजिए क्या कर रहे हैं। देखो, हम जिनको पूरा करेंगे। 5 घोषणाएं हमारी सड़क की हो गई भाई, सड़क को करेंगे, क्या करेंगे? सड़क का चौड़ीकरण तो कर नहीं सकते दिल्ली में, दिल्ली खुद अपने आप में कट हो रहा है। दिल्ली कहां से करेंगे? दिल्ली में यातायात की बहुत समस्या है। हाँ। सुगम यातायात के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है। नमो मेट्रो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी खुद गए और यातायात की व्यवस्था अगर दिल्ली को मिलती है, आप सुने पूरी बात। अच्छा हो गया, ठीक है, मेट्रो का विस्तार मेट्रो का विस्तार हो गया, इसके साथ ही में भी 50-50 शेयर है। बिल्कुल, समस्या ये है शुरुआत, ठीक है, ठीक है, और दूसरी बताइए। हाँ, डबल इंजन की सरकार से 50-50 हो जाएगा ना, कर देते हैं ना, तो इसके साथ ही आप बीच में बोलते हैं आपके, ठीक है। दूसरी ये है कि दिल्ली में जो इन लोगों ने जो वहां का व्यवस्थाएं खराब की हैं, जो कि झोंपड़ियों को लगातार बढ़ाया है, बल्कि गरीबी से लोगों को ऊपर उठाना था, वह काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उन गरीब लोगों को घर देने का काम मोदी जी ने किया है। घोषणाओं की बात कीजिए ना, 2 हो गई। बिलो पावर्टी लाइन में दिल्ली कहां है? देखो, यातायात की व्यवस्था हो गई, हमने पक्के मकान गरीब लोगों को देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। इसके साथ ही हम वहां के किसानों को, दिल्ली सरकार ने उनको हमेशा दूर रखा। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में 324 गांव है, सब ग्रामीण क्षेत्र में किसान क्यों नहीं आते है ना? किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिल्ली सरकार नहीं दिला पाई, हम किसानों के लिए वहां काम करेंगे। युवाओं के लिए अच्छे सेंटर्स जो पूरे देश में खुल रहे हैं वहां दिल्ली में खोलेंगे और युवाओं को स्किल में डेवलपमेंट में हम जाएंगे। इसके साथ ही जो माताएं बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लेके आएगी। वहां की समस्या नहीं है, वहां की समस्या है सीवरेज की, जिसके लिए नितिन गडकरी जी कह चुके हैं कि 20-30 साल लग जाएंगे, आज शुरू करेंगे। तो वहां की समस्या यमुना, उसको कोई साफ नहीं कर पाया। वहां की समस्या AQI, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वो किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, पूरी कैबिनेट वहां रहती है, राष्ट्रपति भवन वहां है, हाई कोर्ट वहां है, सुप्रीम कोर्ट वहां है, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, उसके बावजूद वहां की हालत भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी वापस में अभी आप योगी जी को देखे ना, माता गंगा का वो चिनामृत ले रहे थे। 1 मिनट सर, वो दूर बैठे पर सुनाई नहीं देता। गर्वित खंडेलवाल, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो भाई ये बताइए, इस बार की घोषणाएं क्या है? वही तो नहीं सुनाई देगा कि भाई हम साफ कर देंगे हवा को, हम यमुना को साफ कर देंगे, हम सीवरेज नहीं कर देंगे, हम सड़कें नहीं कर देंगे। बिल्कुल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय हमारे नेताओं के खिलाफ लांछन लगाने के, अभद्र टिप्पणी करने के लिए। जैसा आपने अभी उनसे पूछा कि आप 5 मुद्दे बताइए कि दिल्ली की जनता के पास क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, उनके पास एक मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अपना बता दीजिए, उनसे मैं निपट लूंगा। आप अपना बताइए क्या करना है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहला मुद्दा जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना। यमुना हम अगले 5 साल में क्लीन कर देंगे। आतिशी अभी भी नहीं है क्या? शैडो मुख्यमंत्री है? ना, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि आने वाले 5 साल में हम यमुना क्लियर, मतलब अभी भी उन्हीं की सुनी जा रही है, आतिशी की नहीं सुनी जा रही है। आगे बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है। तो दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने, ये मतलब है आम आदमी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार कैमरे के सामने बोला है कि लास्ट 5 साल में हमने वादा किया था यमुना साफ करने का, लेकिन हम कर नहीं पाए और आगे करेंगे। गर्वित, उससे 5 साल पहले भी बोला था। 2000
2020 के घोषणा पत्र में हमारा वादा था कि हम यमुना साफ करेंगे। 2015 के में नहीं था? 2015 में यमुना का एजेंडा नहीं था, उस समय चुनौतियां दूसरी थी। उस अच्छा, आप समय सुनिएगा आराम से, एजुकेशन, मेडिकल। घोषणा पत्र होगा आपके पास, इतनी पुरानी पार्टी नहीं है कि मिले नहीं, 10 साल के ये मिल जाएंगे। आगे बताइए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे आ रही है एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन का जो दिल्ली का है मुद्दा, वो अकेले दिल्ली का नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, जो उस पे भी केजरीवाल जी भी लगे हुए हैं, भगवंत मान जी भी लगे हुए हैं, और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश अच्छा, के नॉर्थ अभी इंडिया के भी जो पराली जलकर धुआं आ रहा है वो पंजाब से ही आ रहा है, या आम आदमी पार्टी ने अपनी सैटेलाइट लगाकर चेक कर दिया है कि वो यूपी या कहीं और से आ रहा है, बीजेपी शासित प्रदेश से आ रहा है? बिल्कुल पंजाब में 65% तक पराली जलना कम हो चुकी है पिछले 2 साल के अथक प्रयासों के बाद। अच्छा, तो धुआं कहां से आया? हरियाणा से? ये तो धुआं कह रहे हैं पंजाब से भी आ रहा है, थोड़ा बहुत हरियाणा से भी आ रहा है। नहीं है, पंजाब में कुछ गिरा है, कुछ प्रयास अतिरिक्त और हुए मैं जरूर आपको- है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हाँ, समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बिल्कुल एडमिटेड है, समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं समस्या के समाधान के लिए। कितना प्रयास? 5 साल कम पड़ते हैं? 10 साल कम पड़ जाते हैं? सर, 15 साल पंजाब कम में पड़ अभी जाते हैं? 3 साल, पंजाब में अभी 3 साल हुए हैं सरकार बने, 3 साल में 65% तक पराली कम हो गई है पंजाब में। यमुना का पानी भी तब साफ होगा जब पंजाब में 15 साल की सरकार होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप मेरे स्टेटमेंट्स को गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। सीवरेज भी तब साफ बिल्कुल होगी ऐसा जब नहीं बोला पंजाब है। में 15 साल सरकार रहेगी। नहीं, आने वाले 5 साल में यमुना क्लीन करके दिखाएंगे तब आपको। सही होंगे। और जो सीसीटीवी लगने ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ा हुआ है, दिल्ली में जितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं पूरे हिंदुस्तान, 15 साल की सरकार हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आई है पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी राज्य में 15 महीने में बन जाता है, गंगा पास अकेले दिल्ली में आई है। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं और उन पर भरोसा किया गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर पूरी नहीं हुई। सर देखो विजेंद्र, ये बात तो सही है कि कुछ 2-3 अहम जो वादे हैं वो आम आदमी पार्टी पूरे नहीं कर पाई है, और इसको ईमानदारी से स्वीकार कर लेना और कमिटमेंट देना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक फैक्ट हम सब भूल जाते हैं, वो ये कि अगर किसी के हाथ काट के बोल दिया जाए कि अब आप तलवार चलाइए, तो जो एलजी की भूमिका है वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एलजी की भूमिका और आम आदमी पार्टी सरकार को जिस तरह से पंगु बनाया गया है, तो ये सवाल देखिए इररिलेवेंट हो जाता है। दिल्ली की जनता इस मामले में मुझे बताइए साफ है। नहीं, फिर मुझे बताइए किस हद से घोषणा की जा रही है? अब किस हद से घोषणा की जा रही है? पता है ना एलजी नहीं काम कर चुनाव लड़ते समय घोषणा पत्र में बोलिए ना कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एलजी हमें करने नहीं देंगे। अभी तो बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे सर, भाई फिर बाद में कहेंगे एलजी क्या हम ये मान के बैठे हैं कि एलजी को इसी तरह से रखा? आरसी जी आपका भी शुक्रिया, और नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली देश का केंद्र है, और यहां जो जीतेगा वो संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ नहीं भी किया जा सकता। तो जो वादे होते हैं उनकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जाट आरक्षण अरविंद केजरीवाल जी का चुनावी जुमला है। अब इनको ये औकात बता के रहनी है।